गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेटस है इंडिया में किसी भी कम्युनिटी को जो मिलता है वो जो है स्टेट वाइज भी डिसाइड किया जा सकता है। सिर्फ कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको डिसाइड नहीं करेगी। तो एक्चुअली क्या है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस रखे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कम्युनिटी किसी एक स्टेट में माइनॉरिटी है तो वो दूसरी स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी स्टेट में भी माइनॉरिटी होगी, हो सकता है वो वहाँ पर मेजॉरिटी में हो। तो इसीलिए स्टेट टू स्टेट ये डिपेंड करेगा कि माइनॉरिटी स्टेटस कौन सी कम्युनिटी को कैसे मिलेगा। तो अब ऐसा हो सकता है कि जो हमारी 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, उनमें से जो कम्युनिटीज़ हैं वो कुछ स्टेट्स में अगर मेजॉरिटी में है, तो जो हमारी इवन मेजॉरिटी कम्युनिटी है नेशनल लेवल पर, तो वो उन स्टेट्स में अगर माइनॉरिटी में है तो वो प्रोटेक्शन को क्लेम कर सकती है अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जैसे पंजाब है, तो पंजाब में सिख्स मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पर अगर सिख इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है तो वो ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है, वो फेयर नहीं है। यहाँ पर जो जैसे हिंदूज़ हैं उनको जो है माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। फिर यही क्रिश्चियंस के लिए है कि क्रिश्चियंस जो है वो नागालैंड और मिज़ोरम में मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पर उनको माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अब से जो है माइनॉरिटी स्टेटस स्टेट वाइज जो है वो दिया जाया करेगा, नॉट नेशनली। ठीक है। तो अभी हुआ क्या था, क्यों ये केस चला है, तो एक्चुअली में एक देवकी नंदन ठाकुर जी जो है मथुरा के रेजिडेंट, उन्होंने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जो माइनॉरिटी बेनिफिट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2004, उनके प्रोविजंस को जो है चैलेंज किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास ही नहीं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर होनी चाहिए। तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो नेशनल लेवल पर क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन जो है इनको माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्टेटस दिया हुआ है। लेकिन इस पटिशन में बोला गया कि जो जुदाइज़म, बहाइज़म या हिंदुज़म के जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे लद्दाख, मिज़ोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, यहाँ पर वो रियल में माइनॉरिटीज़ में है, जबकि वो एट द नेशनल लेवल वो मेजॉरिटी में है। तो इसीलिए जो कहा गया है कि अब जो माइनॉरिटी जो है स्टेटस वो स्टेट लेवल पर किया जाना चाहिए। अब इंडिया में माइनॉरिटीज़ का स्टेटस क्या है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी कम्युनिटी इंडिया में माइनॉरिटी में है। तो ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट के अंदर जो है ये डिसाइड किया जाता है। और सेक्शन 2 सबसेक्शन सी जो इस लॉ का है वो पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सके कि कौन सी जो कम्युनिटीज़ हैं वो माइनॉरिटी सिटीजन्स हैं। लेकिन मार्च 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि जो है माइनॉरिटी स्टेटस सिर्फ हम ही नहीं, जो है स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती हैं। ठीक है। तो अब स्टेट्स जनरली देती नहीं है, वो सेपरेट लिस्ट नहीं बनाती है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की। ऑफ कोर्स इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने ज्यूज़ को जो है माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो स्टेट में दिया हुआ है। तो इसका एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये माइनॉरिटी डिक्लेयर करने का जो राइट है या सब्जेक्ट है, ये कनकरेंट लिस्ट में आता है। तो आपको पता है ना, कनकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आता है उस पर नेशनल गवर्नमेंट और जो या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट असेंबलीज दोनों लॉ बना सकते हैं। तो एक तरह से हमारे नेशनल लेवल की गवर्नमेंट्स और जो है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट दोनों के पास ये राइट आ जाता है कि कि वो आइडेंटिफाई कर सके माइनॉरिटीज़ को। तो उनको जो है आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ और आर्टिकल 30 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। अब आर्टिकल 350 सबसेक्शन बी जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी बना सकते हैं। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो माइनॉरिटीज़ से डील करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उन्होंने एक कमेटी बना दी है जो कि ज़ीरो बजट बेस्ड फार्मिंग और एमएसपी को कैसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, इसके ऊपर सजेशंस देगी। तो इसको कमेटी को हेड कौन कर रहा है, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो हैं संजय अग्रवाल जी, वो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। लेकिन कोई गारंटी ये नहीं दी है कि हाँ एमएसपी को लीगल या फिर कोई स्टैट्यूटरी राइट बनाया जाएगा।
तो इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है इस कमेटी की? तो इस कमेटी को कहा गया है कि आप बताओ कि कैसे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को जो है वो नेचुरल फार्मिंग को जो है वो हम प्रमोट कर सकते हैं, ताकि सॉइल फर्टिलिटी बची रहे, केमिकल फ्री हो जाए एग्रीकल्चर हमारा, लो प्रोडक्शन कॉस्ट पे, जीरो कॉस्ट पे हम कैसे फार्मिंग कर सकें। फिर कहा गया है कि वैल्यू चेन कैसे डेवलप करें, रिसर्च कैसे की जाए एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में, इसके बारे में भी सजेशंस दो। क्रॉप पैटर्न्स को कैसे चेंज किया जाए विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंट्री, इसके बारे में भी सजेशंस मांगे गए हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इसके लिए भी सजेशंस मांगे गए हैं। फिर डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी जो है वो स्ट्रेटजी बताने के लिए कहा गया है, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन स्कीम कैसे जो है रिव्यू किया जाए, उसको ऊपर कुछ सजेशंस दिए जाएं। उसी में से एक और ये कंटेक्स्ट भी है कि एमएसपी के ऊपर भी आप जो है हमें रिकमेंडेशंस दो, ठीक है। और कैसे हम जो है जो आपका कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है उसको CACP को जो है रादर कैसे और ऑटोनोमस बना सकते हैं, उसके ऊपर भी सजेशंस मांगे गए हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हम एमएसपी का इंडिया में। तो इंडिया में जो है सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी 1957 में बनाई, जिसमें एग्रीकल्चर से अर्निंग का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए एड्रेस किया गया, ठीक है। लेकिन उसमें कोई ज़्यादा अच्छी सजेशंस नहीं मिल पाई, तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उन्होंने फूड ग्रेन प्राइस कमेटी बनाई अंडर LK झा, और उसी कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अब जो है फार्मर्स को मिलता है। तो 1967 से जो है पहली बार जो है फर्स्ट MSP जो है अनाउंस की गई, और गवर्नमेंट जो है रादर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये अनाउंस करती है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ CACP, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। तो वो जो रिकमेंडेशन देते हैं उसके ऊपर ही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो MSP अनाउंस करती है। तो MSP है क्या? एक फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन है, एक तरह से इंश्योरेंस दे रही है फार्मर्स को कि आपका अगर बहुत ज़्यादा फार्म प्रोड्यूस का प्राइस नीचे गिर जाता है तो हम आपको जो है कंपनसेट करेंगे। कैसे कंपनसेट करेंगे? हम आपसे प्रोक्योर करेंगे। तो ऐसा गारंटी नहीं है कि हर बार आपसे सारी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ही करेगी। इन केस अगर कोई प्राइजेस में फ्लक्चुएशन आती है तब गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करके जो है आपकी प्रोक्योरमेंट प्रोड्यूस की करेगी। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है वो रिकमेंडेशंस देता है। कैसे रिकमेंडेशन देता है कि इस क्रॉप का कितना जो है वो प्राइस होना चाहिए? तो पहले तो देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई कितनी है, कॉस्ट कितनी लग रही है इसको प्रोड्यूस करने में, मार्केट प्राइस क्या कह रहा है। फिर ये भी डिसाइड किया जाता है कि जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है उस प्रोड्यूस को बनाने में या उसको उगाने में, उससे एटलीस्ट 50% एक्स्ट्रा प्राइस जो है वो फार्मर को मिले, ताकि वो एक तरह से अपनी कमाई कर सके, ठीक है। तो उसके ही बेसिस पर जो है फार्मर्स को MSP जो है वो दी जाती है, MSP अनाउंस की जाती है। अब इसका ऑफ कोर्स MSP क्या है? एक गारंटी है, गारंटी प्राइस है फार्मर के को मिलता है जो गवर्नमेंट से इन केस ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शेड्यूल ट्राइब टैग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रांसगिरी रीजन में जो आपके कुछ ट्राइब्स रहते हैं उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो उस पूरे डेजिग्नेटेड एरिया में जितनी भी कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा। साल 2011 के सेंसस के मुताबिक शेड्यूल ट्राइब हमारी कंट्री में लगभग 8.6% ऑफ कंट्री की पॉपुलेशन है। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब है? तो या तो उनके प्रिमिटिव ट्रेड्स हों, उनकी जोग्राफिकली वो आइसोलेटेड है, उनका कल्चर डिफरेंट हो, वो बाकी कम्युनिटी से थोड़ा कॉन्टैक्ट बनाने में शाय रहते हों, इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हो, तो उनको हम शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे सकते हैं। तो हमारे स्ट्रैटेजी क्या रहती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की कि हम उनकी सोशल एम्पावरमेंट करें, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करें और सोशल जस्टिस उन्हें दिलाएं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं ट्राइबल्स के लिए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आपके याद रखने के लिए बस एक मैंने चार्ट सा बना दिया है ताकि आप याद रख सको कि कौन कौन से जो हैं आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल्स कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आर्टिकल 342 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसका जो सबसेक्शन 1 है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करके वहाँ की जो है कम्युनिटीज़ को ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटी का टैग जो है वो दे सकते हैं। किसी भी स्टेट या ये स्टेट या फिर यूटी स्पेसिफिक होगा, ऐसा नहीं होगा कि उनको पूरी कंट्री में उनको ये टैग मिल जाएगा जो वो कम्युनिटीज़ होंगी। और आर्टिकल 342 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर उस टैग को हटाना है या एक्सक्लूड करना है किसी कम्युनिटी को, तो उस केस में पार्लियामेंट के
बाय लॉ कर सकती है, ठीक है। तो अब जो जिस कम्युनिटी को जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाने वाला है वो कौन सी है, वो है हाथी कम्युनिटी। तो हाथी कम्युनिटी जो है वाइट हेड गेयर पहनते हैं अपने सेरेमनीज में, और सिरमौर के रीजन से जो है वो आपसे आपसे थोड़ा कटे हुए हैं वो। तो ये जनरली आपके कोमराऊ, संग्रह और शिलाई एरिया जो हैं आपके सिरमौर के, वहाँ पर ये रहते हैं, और ये एजुकेशनली और जो है सोशली ये बैकवर्ड हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नमस्ते स्कीम। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट एक प्लान कर रही है, गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट कर दिया रादर, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसका नाम है नमस्ते स्कीम। तो ये एक जॉइंट वेंचर है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। तो इसका एम ये है कि सैनिटेशन वर्कर्स की जो है ज़ीरो फर्टिलिटी रहे, उनमें कोई जो है उनकी डेथ ना होए सैनिटेशन वर्क करते हुए। कोई भी सैनिटेशन वर्क जो है वो किसी भी तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए ह्यूमन फीकल मैटर से, और उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स भी जो है वो एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो अब इसकी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी, तो उनको जो है मशीनरीज और कोर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प की जाएगी। इवन ये मशीनरी और कोर इक्विपमेंट जो है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जो आपका पोर्टल है उस पर भी लिस्ट कर दी गई है, ताकि स्टेट्स और अर्बन लोकल बॉडीज इसको प्रोक्योर कर सके। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी कहा गया है कि जो ये सफाई मित्र हैं इनको ट्रेनिंग दी जाए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसमें हेल्प करेगी ऑफ कोर्स, और उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपना अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स को भी एक्सेस कर सके। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। तो नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उन्होंने मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसके अंदर गुड प्रैक्टिसेस शेयर की जाएंगी एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ के साथ, कि वो कैसे अपनी एग्रीकल्चर में और अपनी कंजम्पशन में रादर मिलेट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मिलेट्स होते क्या हैं। तो मिलेट्स जो हैं वो स्मॉल सीडेड हार्डी क्रॉप्स हैं, जो कि ड्राई जोन में या कम रेन फेड एरियाज़ में जो है वो आराम से जो है वो ग्रो हो जाते हैं। बहुत कम लो फर्टाइल लैंड में भी या फिर माउंटेनियस रीजन में भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। पुअर क्लाइमेटिक या सॉइल कंडीशंस हों या फिर जो है ड्राई रीजन्स हो, वहाँ पर भी जो है ये उगाए जा सकते हैं, और इनसे न्यूट्रिशियस ग्रेन मिलता है, और ये फॉडर के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनको स्टोर करने में भी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, और ऑर्डिनरी कंडीशंस में इनको स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए इनको हम फैमिन रिजर्व भी कह सकते हैं, ठीक है, कि आप उसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखो। जब आपको लग रहा है कि आपकी कंट्री में इनफ फूड प्रोडक्शन नहीं हुई है, तो आप मिलेट्स को जो है वो अपने फूड कंजम्पशन के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब इंडिया में कौन कौन सी मिलेट उगाए जाते हैं, तो आपका बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, चीना, सवान, कुटकी, कोडो मिलेट, ये सब जो है इंडिया में उगाया जाता है, और बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। इनमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, ये सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। इससे आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है बॉडी में, डाइजेशन इंप्रूव होता है, और हार्ट डिसीजेज और कैंसर जैसी बीमारियां इनसे जो है उस रिस्क उनका कम हो जाता है। तो अब इंडिया में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जैसे एरियाज़ में ये उगाई जाती हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब हमारे कंट्री में जहाँ पर इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन से 45% ऑफ द डेथ ऑफ चिल्ड्रन हो रही है, वहाँ पर मिलेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये हमारी हेल्थ गेन करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसको हम नॉर्मल, हमारे जो जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम नॉर्मल कंडीशंस में भी जो है इसको उगा सकते हैं। तो इसके इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं ऑफ कोर्स। बहुत ही एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी इनटू फूड एंड बायोमास होते हैं ये मिलेट्स, और ये आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन को सिक्वेस्टर भी कर सकते हैं। जबकि आपका जो पैडी फील्ड है वो तो जब उल्टा ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन जो है वो रिलीज करता है, मिलेट्स बल्कि जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको सिक्वेस्टर कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही हार्डी होते हैं, ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, और हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो हम अगर क्लाइमेट चेंज से हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ इंपैक्ट आता है तो हम मिलेट्स की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. The first topic is minority status in India. Supreme Court has recently ruled that religious and linguistic minority status of a community can be decided on the state-wise basis. Okay, so on the basis of state population, the individual states can decide whether a community in their state in their population is minority or not. So what are the key observations which has been made by the Supreme Court? So it has said that
a minority in one state or the other may not be a minority into another state. So basically it is dependent upon state to state basis whether a community is minority in that state or not. Okay, so at the national level, let's say suppose that Hindus are a majority community, but in certain states like Punjab, Nagaland, Mizoram, they could be minority, so they can claim protection under Article 29 and 30. So similarly, Supreme Court has said that we cannot uh, stay stuck in the national level minority status, because let's suppose there is a Sikh institution in Punjab, because Sikhs are minority at the national level, so they are enjoying minority status in Punjab also, which is of course a travesty of justice. That's why it is important that we should decide it at the state wise and not nationally. So what is the background of this case? Of course, a Mathura resident Devki Nandan Thakurji challenged this National Commission for Minorities Act and National Commission for Minorities Educational Institutions Act, and said that validity of these legislations which restrict minority benefits to only 6 communities in the country is not valid, of course. So at the national level, the central government has notified only 6 communities: Christians, Muslims, Sikh, Buddhists, Parsis, and Jains as minority communities. But the followers of Judaism, Baha'ism, and Hinduism, so they are not given minority status in those states where they are actually in minority, like Ladakh, Mizoram, Lakshadweep, Kashmir, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Punjab, and Manipur. So because they are not because we do not currently identify minorities at the state level, so this is why this gap is happening. So what is the status of minorities in India? Of course, the term minorities has not defined anywhere in the Constitution of India, so that's why the central government decides who is a minority community in India under the National Commission for Minorities Act of 1992. So under the section 2 subsection C of this law, the central government decides who are the minority citizens. But in March 2022, when a petition was filed, in response to that petition, central government accepted that the states can also decide the minority status of the eligible communities within their territorial jurisdiction. So states generally do not have their separate list. They rely on the central list only, but there are certain exceptions also, like Maharashtra has notified that Jews are minority community in their state. So what are the constitutional provisions of dealing with the minorities in India? So of course, identification of minority community is based on the concurrent list. So if both the Parliament of India and the state assemblies both have the power to make laws with respect to declaration or identification of minority communities within their territorial jurisdiction. Article 29, which deals with the protection of interest of minorities, and Article 30, which deals with rights of minorities to establish and administer educational institutions, are the two fundamental rights which accord protection to minorities in India. Also, the Article 350B says that the President of India is empowered to appoint a special officer for linguistic minorities in India. So the next topic is minimum support price. Union Agriculture Ministry has notified a committee to promote zero budget based natural farming and to make MSP more effective and transparent. So it will be headed by the former Agriculture Secretary Sanjay Agarwal ji. And the terms of reference of this committee is that the committee would suggest measures so that how the sustainable farming practices like zero budget natural farming can be promoted in India, so that we can retain our soil fertility, ensure chemical free agriculture, and also ensure low production costs. So it will also suggest measures to for, of course, value chain development and research related to agriculture. Also, it will suggest measures regarding changing crop patterns and how we should change our crop patterns to suit the changing needs of the country. It will also recommend measures to strengthen the agriculture marketing system. It will map out the existing cropping patterns in the country, and it will also suggest a strategy for diversification. So apart from that, it will also review and suggest measures for micro irrigation schemes in the country. And there is just one particular term of reference, that is the MSP, but we are calling it the MSP committee. So apart from MSP, it has a broad range of other issues to address. So also, of course, CACP, the Commission for Agriculture
costs and prices, how to make it more autonomous. This will also be suggested by this particular committee. So what is the background of MSP in India? So in 1957, Jawaharlal Nehru ji established this Food Grain Inquiry Committee. So it was the first attempt to address the agriculture earning issue, but of course it turned out to be insignificant. But in 1964, when Lal Bahadur Shastri ji formed this Food Grain Price Committee under L.K. Jha ji, this committee pushed up the MSP regime. So it was the first time in 1967 that MSP was announced for the first time. Government also set up this Agriculture Prices Commission. Of course, it was renamed as CACP in 1985, and since then it is fixing MSP for crops in India. So what is MSP? So it's the form of market intervention aimed to ensure agriculture producers, that is your farmers, against any sharp fall in farm prices. So the Cabinet Committee on Economic Affairs announced this based upon the recommendation received by Commission for Agriculture Costs and Prices, which is under the Ministry of Agriculture. So while deciding MSP for our crops, this CACP consider following factors like what is the demand and supply of that particular commodity, what is the cost of production, what are the market price trends, and whenever it announces the MSP, it takes into account that at least it is more than 50% above the cost of production. Okay, so that farmers can also earn sufficient funds for themselves. So the objective of MSP is to, of course, guarantee a price for farmers produced from the government. So government says that if you're not getting enough price, or if you're getting a price below this MSP, then we are going to procure your produce. So the next topic is scheduled tribe tag. So central government is planning to grant scheduled tribe or tribal status to Transgiri region in Sirmaur district of Himachal Pradesh, and if this proposal is cleared, then the scheduled tribe status will be accorded to all the communities living in this designated area. So as per the 2011 census, the scheduled tribes account for 104 million, that is about 8.6% of country's population, and they have essential characteristics like primitive traits, geographical isolation, a distinct culture, economic backwardness. So for that, Ministry of Tribal Affairs was set up in 1999, and the government empowers these scheduled tribes using social empowerment, economic empowerment, and social justice tools. So these are certain provisions in the constitution which deals with the tribals in the country. Okay, so I mentioned it here. You can just give it a glance so that you can remember what are the provisions which are meant for scheduled tribe communities. So under Article 342 of the Constitution of India, the President of India, with of course consultation with the governor of that particular state or union territory, can specify the tribes or tribal communities which will be given the scheduled tribe status. So it is of course state specific or UT specific. It is not giving at national level scheduled tribe status to any particular community. In case that community has to be excluded from the scheduled tribes list, then under Article 342 subsection 2, Parliament will have to make a law for that. Okay, so about the Hatti community, which is going to be named as the scheduled tribe, which is going to be having a scheduled tribe status soon, as per this news report. They are distinctive. They wear distinctive headgear during their ceremonies. They're cut off from Sirmaur by two rivers, Giri and Tons, and they live in the Kamrau, Sangrai, Shilai areas of Sirmaur district. So the next topic is Namaste scheme. So Minister of State and for Housing and Urban Affairs has said that government has formulated this National Action Plan for mechanized sanitation ecosystem, that is the Namaste scheme. So it's a joint venture scheme of Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Social Justice and Empowerment, and even Ministry of Housing and Urban Affairs. So the aim is to ensure zero fatalities in sanitation work, no sanitation worker comes into direct contact with human fecal matter, and also provide them with access to alternative livelihoods. So who will be implementing this scheme? Of course, these three bodies will be implementing this scheme, but they will be providing the Safai Mitras with machineries and core equipments. So these machineries will also be available on government e-marketplace portal, so that states and urban local bodies can also procure them. Skill development training will also be given to these 5 meters so that they can access alternative source of livelihood. So the next topic is mainstreaming of millets in Asia and Africa. So Niti Aayog and World Food Program has launched this mapping and exchange of good practices initiative, so that millets can be promoted as and their production can be scaled up in
Asia and Africa. So what are millets? So of course these are small seedy hard crops, and they can be grown well in dry zones or even areas where there is low rain. Okay, so in low fertile land, tribal or rain-fed and mountainous regions, these millets can be grown. They can also be grown in poor climatic and soil conditions, and they provide nutritious grain, which can also be used as fodder. They can easily be stored under ordinary conditions. That's why it is also called as famine reserves. It has got the status of famine reserves. So, what are the major millets in India? Of course, the pearl millet, sorghum, finger millet, foxtail millet, proso, barnyard millet, little millet, and kodo millet are some forms which are grown in India, and they have huge macronutrients like iron, zinc, magnesium, phosphorus, folic acid, and riboflavin. It also helps in maintaining our good health. It decreases our blood sugar level, helps in digestion, and also lowers the risk of heart diseases and cancer. So the major producers of millets in India are Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, and Haryana. So why is it important for India? Of course, in India, 45% of the deaths of children under 5 is attributed to deficient or imbalanced nutrition. So millets can come into the picture and save the children from undernutrition. So health gain, apart from health gains, of course, it is also can also be sustainably produced under changing climate conditions. So what are the ecological benefits? Of course, it is the most efficient converter of solar energy into food and biomass, and unlike white paddy, which spews methane, a greenhouse gas, these millets actually sequester carbon from the atmosphere. So it is diametrically opposite to your paddy, which is actually releasing greenhouse gases in the atmosphere. Millets are absorbing the carbon from the atmosphere and sequestering it. So they are also hard, drought tolerant, and heat resistant crops. And when we are saying that climate change is happening and crop patterns are changing, so millets can come as a rescue crop for the world. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.